ऐ हवा ये बता, क्या तुझे है पता, अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। तब मैं किसी से प्यार करूँगी, तब 16 श्रृंगार करूँगी। मुख देखूँगी जिसमें मैं वो दर्पण कैसा होगा। दर्पण जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। इस मनमोहक गीत में प्रेम की कल्पना में झूमती नाचती नायिका ने भले ही हजारों दिलों में प्रेम भावना जागृत की अपने अभिनय द्वारा, लेकिन अफसोस कि उसके खुद के जीवन में प्रेमा भाव सारी उम्र बना रहा। भले ही आज वो एक सफल और स्थापित अभिनेत्री हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब लोग इनके रंग रूप और मोटापे के लिए इन्हें बुली करते थे और हिंदी भाषा के अशुद्ध उच्चारण के लिए भी झेलनी पड़ती थी शर्मिंदगी। एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि किसी की शायद ही हिम्मत पड़े उनको कुछ बोल सकने की, और यही होती है सच्चे नायक नायिका की पहचान। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है भानु रेखा गणेशन, यानी आप सबकी पसंदीदा रेखा जी। आज हम सुनाएंगे आपको उनकी पूरी दास्तान। भानु रेखा गणेशन का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को तमिलनाडु में तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री पुष्पावली के घर में हुआ था। लेकिन उस वक्त गणेशन और पुष्पावली अनमैरिड थे, यानी रेखा एक अविवाहित जोड़े की संतान थी। और रेखा जी ने फेमस होने के काफ़ी बाद ये बात एक इंटरव्यू में बताई थी कि उनके पिता के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहे थे, क्योंकि अविवाहित होने की वजह से गणेशन रेखा को अपना सरनेम भी नहीं देना चाहते थे। पेरेंट्स इंडस्ट्री में एक्टिव थे, इसलिए रेखा को फिल्मों में मौक़ों के लिए भटकना नहीं पड़ा, बल्कि आसानी से एंट्री मिल गई। इवन जब रेखा केवल 1 साल की थी तभी इंती गुट्टू नामक तमिल नाटक में इन्हें कास्ट कर लिया गया था। इनकी जन्म की कहानी सुनकर तो आप जान ही गए होंगे कि रेखा और कंट्रोवर्सीज का साथ चोली दामन का है। हालांकि तमाम कंट्रोवर्सीज पर रेखा ने कभी रिएक्ट नहीं किया, बल्कि धैर्यपूर्वक आगे बढ़ती गई। विस्तार से बताने लगेंगे तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन हम आपको कम शब्दों में ज़्यादा बातें बताने की कोशिश करेंगे। साउथ इंडस्ट्री में काम करने के बाद रेखा ने हिंदी की तरफ खुद ही रुख नहीं किया था, बल्कि बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर कुलजीत पाल ने उन्हें जेमिनी स्टूडियो के दौरे के दौरान देखा था और झटपट स्क्रीन टेस्ट लेकर अपनी आगामी 5 फिल्मों के लिए अनुबंधित कर लिया था, जबकि उस वक्त रेखा को हिंदी आती भी नहीं थी और वो हिंदी की बातें लैटिन में लिखकर पढ़ती और समझती थी। 1968 का ये वाक़या था और इसके बाद 1969 में रेखा मुंबई आ गई। 1990 में इन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि उस वक्त बॉम्बे उन्हें जंगल की तरह लग रहा था, जहां हर तरफ भटकन थी, इस स्टूडियो से उस स्टूडियो। और फिर 1970 में इनकी पहली फिल्म सावन भादो रिलीज़ हुई, जो इनके लिए काफ़ी जादुई अनुभव रहा। फिल्म हिट रही और नवीन निश्चल के साथ इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां एक तरफ उनकी तारीफ हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था। यहां तक कि लोगों ने इन्हें अगली डकलिंग ऑफ फिल्म इंडस्ट्री भी कह दिया। इसका कारण रेखा का बेडौल शरीर और सांवली रंगत थी। हालांकि इसके बाद इन्होंने अपनी पर्सनालिटी में इतना डेवलपमेंट और चेंज किया कि लोग दंग रह गए। योगा किया, डाइटिंग की और अपनी जीवन शैली में परिवर्तन किया और एक नई लड़की लोगों के सामने आई। उसके बाद रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, प्राण जाए पर वचन न जाए, आक्रमण जैसी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में नजर आई रेखा। लेकिन इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनी 1976 में आई फिल्म दो अनजाने, जिसमें इनके जोड़ीदार थे अमिताभ बच्चन। फिल्म के साथ साथ इनकी जोड़ी भी हिट हो गई और ऐसी हिट हो गई कि उसके बाद मिस्टर नटवरलाल मुकद्दर का सिकंदर में इनकी जोड़ी ने कमाल कर दिया और साथ ही साथ इनके बीच प्रेम संबंध होने की चर्चाएं भी खूब होने लगी।
गौरतलब है कि रेखा का फिल्मी जीवन जितना चर्चित रहा है उतना ही चर्चित और फिल्मी इनका निजी जीवन भी रहा। अमिताभ और रेखा की प्रेम कहानी में सबसे बड़ा रोड़ा थी उनकी शादी। शायद ये रोड़ा नहीं होता तो रेखा आज रेखा बच्चन होती। हालांकि ऐसा बस लोगों का कहना है, इन दोनों ने कभी इस बात पर खुलकर कोई बात नहीं की। कभी बोल्ड, कभी ग्रे शेड में, कभी घरेलू महिला, कभी गांव की गोरी, कभी अमीर लड़की, कभी बागी लड़की, कभी तवायफ। हर तरह के किरदार निभाए रेखा ने और हर बार लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। फिल्मी सफ़र तो जारी ही था, साथ ही इनकी पर्सनल लाइफ में भी उथल पुथल जारी रही। हंगामा तो तब हुआ जब 1980 में यह अपनी दोस्त नीतू कपूर की शादी में नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज कर सिंदूर लगाकर पहुंची। बाकी सब अब नॉर्मल हो गए थे, सबकी नज़र उन पर थी, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल थी। बेहद सादगी भरे अंदाज में उन्होंने अमिताभ के पास जाकर गुफ्तगू शुरू की और काफ़ी देर तक गुफ्तगू चलती रही और मीडिया ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए इस खबर को खूब मिर्च मसाला लगाकर पेश किया। हालांकि उस पार्टी में जया बच्चन भी थी और कुछ लोगों ने कहा कि जया बच्चन की आंखों में आंसू आ गए थे ये सब देखकर। तब रेखा अनमैरिड थी। जाहिर सी बात है कि उनका लुक लोगों के लिए उत्सुकता का कारण तो बनता ही, लेकिन बाद में उन्होंने सफाई देते हुए मीडिया को बताया कि शूटिंग से डायरेक्ट शादी में आ गई थी और उन्हें चेंज करने का टाइम नहीं मिला। आगे बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन इस सिलसिले का अंत मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्म सिलसिला से हुआ, जिसके लिए यश चोपड़ा जी, अमिताभ, रेखा और जया बच्चन तीनों को कास्ट करना चाहते थे। शुरू में जया जी नहीं करना चाहती थी ये फिल्म, लेकिन उन्होंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी और पता चला कि इस फिल्म में हीरो अपनी प्रेमिका को छोड़कर हमेशा के लिए पत्नी के पास आ जाता है तो वो राज़ी हो गईं। औद्योगिक दृष्टिकोण से फिल्म उतनी सफल नहीं रही, लेकिन जया जी के दृष्टिकोण से देखें तो फिल्म काफ़ी सफल रही। इसी फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा जी में दूरियां बनी और इसके बाद वो दोनों कभी एक साथ नज़र नहीं आए किसी फिल्म में। और फिर 1990 में रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। शादी के बाद उन्हें पता चला कि मुकेश डिप्रेशन की गोलियां लेते हैं। वे क्रॉनिक डिप्रेशन के शिकार थे और कुछ ही महीनों बाद मुकेश जी ने रेखा जी के दुपट्टे से ही फांसी लगा ली थी और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उनके इस कदम के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। लेकिन इस घटना के बाद रेखा जी पर कई सवाल खड़े किए गए, यहाँ तक कि उन्हें कोल्ड हार्ट वाले स्त्री भी कहा गया। अमिताभ और मुकेश से पहले भी विनोद मेहरा के साथ इनकी शादी की खबरें मीडिया में आई थी, लेकिन बाद में इन्होंने इस बात से साफ इनकार करते हुए बताया कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे, बाकी सब अफवाह थी। वक्त बदलता गया, लोग बदलते गए, कहानियाँ बदलती गईं, लेकिन पति की मौत के बाद भी रेखा की साज सज्जा का तरीका नहीं बदला और उनकी मांग में चमकती सिंदूर की रेखा आज भी एक रहस्य है। आखिर किसके नाम का है ये सिंदूर? इस सवाल का जवाब तो रेखा जी को ही पता होगा। आज भी कांजीवरम की साड़ी में सज धज कर इवेंट्स में शामिल होती हैं और उनकी खूबसूरती और फिटनेस पर दाद देते हैं और हैरत करते हैं लोग। उमराव जान, कलयुग उत्सव, फूल बने अंगारे, खून भरी मांग से होते हुए जुबैदा, इसके बाद माँ के किरदारों तक पहुँच गई रेखा और कोई मिल गया, क्रिश, ओम शांति ओम, सुपर नानी, शामिताब जैसी फिल्मों में नजर आईं। 1966 से आज तक फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं रेखा जी। 2016 में यासिर उस्मान ने इनकी जीवनी पर आधारित किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी भी पब्लिश की थी और 2010 में इन्हें सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा फिल्म फेयर सहित तमाम पुरस्कार इन्होंने अपने नाम किए हैं। कला के क्षेत्र में इनके अविस्मरणीय योगदान के लिए 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा इन्हें राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उन्हें ऐसे ही स्वस्थ और खुशहाल रखें। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी रेखा जी की कहानी।
आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।